हेलो अस्सलाम वालेकुम। आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल। और आज ये मेरा दूसरा ट्यूटोरियल है, दूसरा ऑफलाइन ट्यूटोरियल। तो लास्ट ट्यूटोरियल में हमने क्या डिस्कस किया था? लास्ट ट्यूटोरियल में डिस्कस किया था मॉड्यूलर के कुछ क्वेश्चंस वगैरह, और सिस्टम ऑफ कॉन्ग्रेसेस भी हमने उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन डिस्कस किए थे। और एंड में मैथमेटिकल इंडक्शन के कुछ प्रॉब्लम्स डिस्कस किए थे, जो मतलब फर्स्ट प्रिंसिपल के हमने बेसिकली डिस्कस किए थे। और मैंने कहा था कि स्ट्रॉन्ग इंडक्शन या पे सेकेंड प्रिंसिपल, और जो आगे वाले जो सर ने क्लास में पढ़ाए थे, तो मैंने कहा था कि वो मैं प्रॉब्लम्स आज वाले ट्यूटोरियल में डिस्कस कर लूँगा। तो आज का जो ट्यूटोरियल है इसमें मैं स्ट्रॉन्ग इंडक्शन या फिर सेकेंड प्रिंसिपल के कुछ क्वेश्चन हैं वो डिस्कस कर लूँगा। और उसके बाद जो प्रोग्राम करेक्टनेस जो सर ने पढ़ाई थी उससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स हैं तो वो डिस्कस कर लूँगा। और इसके बाद जो लूप इनवेरिएंट है वो डिस्कस करने वाला हूँ मैं। तो जो पहला क्वेश्चन है प्रॉब्लम सेट 2 का, वो है स्ट्रॉन्ग इंडक्शन से रिलेटेड है। और ये मतलब जो स्टेम्स और पोस्टेज के प्रॉब्लम्स थे जो सर ने क्लास में डिस्कस किए थे, तो उस टाइप के प्रॉब्लम्स हैं। तो इसका जो पहला क्वेश्चन है, पहला पार्ट है, इसमें बेसिकली ये करनी है कि प्रूव दैट every amount of postage of 12 cents or more can be formed using just 4 cent and 5 cent stamps। तो हमें यह प्रूव करनी है कि 4 और 5 के जो स्टैम्प्स हैं उससे हम 12 या इससे ग्रेटर के जो पोस्टेज हैं वो बना सकते हैं। तो इस क्वेश्चन को सोल्व करने के दो मेथड्स हैं। एक तो मैथमेटिकल इंडक्शन है, फर्स्ट प्रिंसिपल उसे कर सकते हो, और इसको स्ट्रॉन्ग इंडक्शन से भी कर सकते हैं। तो मैं ये पहला पार्ट नहीं करने वाला, क्योंकि जो पहला पार्ट और दूसरा पार्ट है, तो दूसरे पार्ट में सिंपली जो स्ट्रॉन्ग इंडक्शन है उसके सारे स्टेप बाय स्टेप गिवन है। तो ये भी मैं नहीं कर रहा, मैं इसका पार्ट 3 करने वाला हूँ, जिसमें ये ऊपर वाले दोनों क्वेश्चन वो कवर हो जाएंगे। तो किस तरह कवर होंगे? तो ये जो तीसरा पार्ट है इसमें पहला जो पार्ट, तीसरे पार्ट का जो पार्ट ए है, इसमें बेसिकली हमें यह करनी है कि जो 4 और 11 के जो स्टैम्प्स हैं इससे कौन कौन से पोस्टेज इससे ग्रेटर वाले बन सकते हैं। जो ऊपर जो पार्ट 1 में था इसमें 12 सेंट्स या मोर, ये हमें ऑलरेडी गिवन था। तो पार्ट 3 में पहले ये भी हमें बताना है कि कौन से सेंट्स और उससे ग्रेटर के लिए ये स्टेटमेंट ट्रू होगी। और जब हमने वो निकाल लिया कि कौन सा और कौन से पोस्टेज और उससे ग्रेटर के लिए ग्रेटर के पोस्टेज बन सकते हैं 4 और 11 सेंट्स स्टैम्प्स के, तो पहले हमें वो नंबर बतानी है। और उसके बाद हमें प्रूव करनी है कि ये स्टेटमेंट ट्रू है। और पहले तो हमें प्रूव करनी है मैथमेटिकल इंडक्शन फर्स्ट प्रिंसिपल, और उसके बाद जो हमें स्ट्रॉन्ग इंडक्शन से ये प्रूव करनी है। तो ये वाला क्वेश्चन अगर किसी को समझ में आ जाए तो पहले दो तो आसानी से हो जाएंगे। तो हम ये थर्ड पार्ट करने वाला हूँ। तो थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं। अच्छा, तो थर्ड पार्ट में 4 और 11 के बेसिकली स्टैम्प्स हैं। तो चलते हैं अपने वाइट बोर्ड की तरफ। अच्छा, तो हमारे पास जो ये प्रॉब्लम नंबर प्रॉब्लम नंबर 1 का पार्ट 3 है। अच्छा, तो हमारे पास जो सेंट्स के जो स्टैम्प्स हैं वो एक तो 4 सेंट्स के स्टैम्प्स हैं और दूसरा 11 सेंट्स के स्टैम्प्स हैं। अच्छा, तो इससे कौन कौन से पोस्टेज बन सकते हैं? तो पहले तो 4 का बन सकता है, इसके बाद 4 + 4 8 का बन सकता है, और इसके बाद 11 का बन सकता है, एक 11 का स्टैम्प ले लें। और इसके बाद 12 का भी बन सकता है, 3 × 4 मतलब 4 4 4, तो 3 4 के स्टैम्प्स लेंगे तो 12 आ जाएगी।
और इसके बाद 15 का भी बन सकता है, 11 15 का, एक 11 का स्टैम्प और दो 4 के ले लें स्टैम्प्स, तो ये हो जाएगी 15 का, सॉरी दो 4 के नहीं, एक 4 के। ये 15 का बन गया। और जो नंबर मैंने बीच में मिस किया था 13 14, तो वो बन ही नहीं सकते इन दोनों स्टेम से, तो मैं वो लिख रहा हूँ जो बन सकते हैं। और जो नंबर आ गया उससे आगे वाले सारे बन रहे होंगे, तो वो वाली हमारी कंडीशन होगी पोस्टेज की। तो 15 बन सकता है, तो 16 भी बन सकता है। 16 कैसे बनेगा? 4 अगर हम 4 के स्टैम्प्स ले लें तो 16 आ जाएगी, तो 16 के भी पोस्टेज बन सकते हैं। 17 का नहीं बन सकता, 18 का भी नहीं बन रहा है, 19 का बन जाएगा। 19 का एक 11 के स्टैम्प्स और दो 4 के स्टैम्प्स, तो यह 19 का बन रहा है। अच्छा, इसके बाद 19 के बाद 20 का भी बन जाएगा, 5 टाइम्स 4, 5 4 के स्टैम्प्स ले लें तो 20 का भी बन रहा है। और इसके बाद 21 का बनेगा या नहीं? 21 का भी नहीं बनेगा, 22 का बन जाएगा। अगर दो 11 के स्टैम्प्स ले लें, दो 11 के स्टैम्प्स ले लें तो 22 का भी बन जाएगा। 23 का बन सकता है या नहीं? 23 का भी बन जाएगा। 23 में अगर हम एक 11 के ले लें और 3 4 के स्टैम्प्स ले लें तो 3 4 12, 12 प्लस 11, ये 23 का ही बन जाएगा। अच्छा, 24 का भी बन जाएगा क्योंकि 24 4 का मल्टीपल है, तो 6 अगर 4 के स्टेप ले लें तो 24 का बन जाएगा। 24 के बाद 25 का नहीं बन सकता, और 26 का वो भी बन जाएगा मेरे ख्याल में। 26 का कैसे बनेगा? अगर दो 11 के स्टैम्प्स ले लें और इसमें एक 4 का ऐड कर लें तो 22 प्लस 4 26 का भी बन जाएगा, सही है। और इसके बाद 27 का भी बन जाएगा। 27 किसके इक्वल है? 11, एक 11 का स्टैम्प और 4 अगर हम 4 के स्टैम्प्स ले लें तो 16 प्लस 11 27, तो 27 भी बन जाएगा। 28, अब यहाँ पे देखो 26 बन रहा है, 27 बन रहेगा, 28 9 10 ऐसे सारे बन जाएं तो फिर n ग्रेटर देन और इक्वल टू 26 के लिए पोस्टेज बन सकते हैं इन दोनों सेंट्स के। तो 27 का बन गया। अभी 28 का चेक कर लेते हैं, तो 28 का भी बन जाएगा। 28 का कैसे बनेगा? 28 के लिए ये चूँकि 4 का मल्टीपल है, हाँ ये 4 का मल्टीपल है, तो मतलब 7 टाइम्स 4, अगर 7 और 4 के स्टैम्प्स ले लें तो 28 आ जाएगा, तो 28 भी हो सकता है। तो इसके बाद 29 जो है ये बन सकता है, नहीं बन सकता? तो 29 अगर हम चेक कर लें तो नहीं बन रहेगा, 29 का नहीं बनेगा, तो मतलब 29 नहीं बनेगा, मतलब ग्रेटर देन 26 जो मैंने पहले कह रहा था तो वो नहीं हो सकता, तो 29 का नहीं बन रहा। तो 30 का वो बन जाएगा। 30 का कैसे बनेगा? 30 को मैं लिख सकता हूँ, तो 11 के स्टैम्प्स प्लस दो 4 के स्टैम्प्स, तो यह 30 बन जाएगी। 22 प्लस 8 30 हो गई। अच्छा, 31 बन सकता है, नहीं बन सकता? 31 अगर मैं चेक कर लूँ, 31 के लिए एक तो 11 का स्टैम्प मस्ट होगा क्योंकि ऑड है, तो 11 के बाद अगर मैं 4 4 के स्टैम्प ले लूँ तो 16 प्लस 11, सॉरी 4 4 के तो पे नहीं होगी,
5 4 की हो जाएगी, 5 4 20, 20 + 11 31 हो जाएगी। हाँ सही है, 31 का बन रहा है। क्या 30 हो गया, 31 हो गया, 32 का चेक कर लेते हैं। 32 का 8 4 का मल्टीपल है तो हो सकता है ऑब्वियसली 8 × 4। और 33, अच्छा ये भी हो सकती है कि 11 का मल्टीपल है, 3 अगर 11 के स्टेम्स ले लें तो इस तरह जो 34 का होगा वो भी सारे आगे बाकी सारे बन जाएंगे। तो मतलब जो हमारा जो नंबर आ गया वो क्या आ गया, वो हमारा आ गया 30 से आगे वाले सारे बन जाएंगे। तो जो क्वेश्चन पूछ रहा था कि डिटरमाइन विच अमाउंट्स ऑफ पोस्टेज कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग जस्ट 4 सेंट्स एंड 11 सेंट स्टैम्प्स। तो कौन सी अमाउंट है 30 और ग्रेटर देन 30, तो वो सारे बन जाएंगे। आप अपने कंफर्मेशन के लिए 34 35 36 वो भी चेक कर सकते हैं, वो सारे बन जाएंगे। अच्छा, तो हमारे पास जो क्वेश्चन है तो वो क्या बन गया, वो ये बन गया कि कितने कौन कौन से पोस्टेज बन सकते हैं। पोस्टेज को मैं n से शो कर दूँ, n ग्रेटर देन और इक्वल टू 30 पोस्टेज बन सकते हैं। कौन कौन से स्टैम्प के साथ, 4 सेंट के स्टैम्प के साथ और 11 सेंट के स्टैम्प्स के साथ। अच्छा, तो अभी ये वाली जो हमने बात कही है कि 30 और 30 से ग्रेटर के लिए मतलब 30 से ग्रेटर के जो पोस्टेज हैं वो 4 और 11 सेंट से बन सकते हैं। तो ये वाली बात अभी हमें प्रूव करनी है। तो इसको प्रूव किस तरह करेंगे, तो प्रूव जो क्वेश्चन में था कि इसको प्रूव करनी है मैथमेटिकल इंडक्शन जो फर्स्ट प्रिंसिपल है उससे करनी है और उसके बाद स्ट्रॉन्ग इंडक्शन से भी करनी है। तो पहले इसको प्रूव करते हैं बाय मैथमेटिकल फर्स्ट प्रिंसिपल। अच्छा, तो इसको फर्स्ट प्रिंसिपल से प्रूव करते हैं। तो फर्स्ट प्रिंसिपल प्रूव करने का जो फॉर्मेट था, तो पहले हम बेस स्टेप बता देते हैं। तो जो इसका बेस स्टेप है वो क्या है, 30 आनी चाहिए। 4 और 11 के सेंट्स का जो कॉम्बिनेशन है, लीनियर कॉम्बिनेशन, उससे 30 आनी चाहिए। तो ये वाली बात हमने भी ऊपर लिखी हुई थी कि 30 आ रहा है, तो ये वाली कंडीशन है। 2 11 के स्टैम्प्स ले लें और 2 4 के स्टैम्प्स ले लें तो उससे 30 आ जाएगी। तो इसका जो अच्छा, तो हमें यह करने के पी ऑफ 30 ये स्टेटमेंट ट्रू है। कैसे ट्रू होगी, वो इस तरह होगी, 2 अगर 11 के स्टैम्प्स ले लें और 2 4 के स्टैम्प्स ले लें तो ये चीज़ ट्रू हो जाएगी। तो 30 का पोस्टेज बन सकता है। तो बेस स्टेप हमारी हो गई। अच्छा, बेस स्टेप के बाद हमें इंडक्टिव स्टेप करनी है। इंडक्टिव स्टेप कौन सी है, वो ये है कि हम लेट करेंगे कि पी ऑफ के ट्रू है और के किस रेंज में है, के इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 30। अच्छा सॉरी, के नहीं, जे एक एलिमेंट है और जे की जो रेंज है किस रेंज में है, के। तो मैं ये कह रहा हूँ कि पी ऑफ के हम अज्यूम कर रहे हैं कि ट्रू है, तो हमें प्रूव करने के पी ऑफ के प्लस 1 भी ट्रू है। अच्छा, तो यहाँ पे केसेस बन जाएंगे। पहला केस क्या है कि 11 का जो पोस्टेज बन रही है, अच्छा जो के पोस्टेज बन रही है, तो पहला केस में ये कहूँगा कि इसमें एटलीस्ट एक 11 का स्टैम्प है। मतलब जो के मेरे पास इक्वल आ रहा है इसमें एक 11 का स्टैम्प है और बाकी कुछ भी हो सकता है। चलो एटलीस्ट एक 11 का स्टैम्प है, तो ये के है।
तो अगर मैं इस 11 का जो स्टैम्प है इसको अगर मैं 3 4 के स्टैम्प से रिप्लेस कर दूं तो ये हो जाएगी k+1 स्टैम्प्स हो जाएंगे। और ये चूँकि मैंने एक और स्टैम्प ऐड कर दी तो k+1 के लिए भी ये वाली स्टेटमेंट ट्रू हो गई। मतलब k+1 भी पोस्टेज बन सकते हैं अगर इसमें मैं एक 11 स्टैम्प की जगह 3 4 के स्टैम्प रिप्लेस कर दूं। तो ये पहला केस हो गया जिसमें एटलीस्ट एक 11 का स्टैम्प था। और फ़र्ज़ करें ऐसा कोई पोस्टेज हो जिसमें एक भी 11 का स्टैम्प ना हो, तो ये हमारे पास दूसरा कंडीशन हो गया। तो दूसरे कंडीशन के लिए अगर ऐसा कोई पोस्टेज जिसमें 11 का एक भी स्टैम्प ना हो तो इसके लिए क्या कर लेंगे। अच्छा, ऐसा कोई पोस्टेज जिसमें 11 को कोई एक भी स्टैम्प ना हो, मतलब सारे 4 के स्टैम्प हों, तो मैं इसको अगर के ले लूँ। अच्छा, ये दूसरा केस है। तो ये मेरे पास अगर इसको मैं कह लूँ, इसको थोड़ा नीचे ले आता हूँ। केस 1 जिसमें एटलीस्ट एक का 11 स्टैम्प हो। और जो दूसरा मैं करने वाला हूँ केस 2 में एक भी 11 का स्टैम्प ना हो। तो ये मेरे पास केस 2 है। अच्छा, ऐसा पोस्टेज जिसमें एक भी 11 का स्टैम्प ना हो तो उसमें कम से कम 4 के स्टैम्प होंगे ही होंगे। फिर 4 नहीं, 4 के स्टैम्प होंगे ही होंगे। 8 से तो कम नहीं हो सकते, क्योंकि जो 30 है 30 से ग्रेटर हम ले सकते हैं, जो हमारे पास कंडीशन है। तो इसमें 4 के स्टैम्प तो होंगे ही होंगे, और के साथ और 4 के कुछ भी हो सकते हैं। तो ये हमारे पास क्या है। अच्छा, 7 4 के नहीं हो सकते क्योंकि उसे 28 आ जाएगा, और 28 के लिए हमने ये मैंडेटरी नहीं की थी, उसके लिए भी ट्रू हो। हमने कहा था कि 30 है उससे ग्रेटर के लिए ट्रू हो। तो इसका मतलब है कि 8 तो 4 के स्टेप होंगे होंगे और उसके साथ कुछ भी हो सकते हैं। अच्छा, तो ये हमारे पास k हो गई। तो हमें k+1 के लिए प्रूव करनी है। तो k+1 के लिए कैसे प्रूव कर सकते हैं। अच्छा, ये 8 टाइम 4 ये 32 हो जाती है बेसिकली, मतलब 32 प्लस कुछ 4 के और स्टैम्प्स हो सकते हैं। अच्छा, इस 32 जो 8 4 के स्टैम्प्स हैं, अगर इसको मैं रिप्लेस कर दूं 3 11 स्टैम्प्स के साथ, 3 11, तो यहाँ पे 30 क्यों आ गया। अच्छा, 3 11 स्टैम्प्स, तो ये 33 हो जाएगी। और यहाँ पे 4 के जो भी स्टैम्प्स हैं, अगर इन 8 स्टैम्प्स को मैं रिप्लेस कर दूँ 3 11 स्टैम्प्स के साथ, तो यहाँ पे k+1 आ जाती है। तो इसका मतलब k+1 पोस्टेज भी बन सकते हैं यूजिंग 3 और 11 स्टैम्प्स यूज़ करने से। तो ये वाला जो क्वेश्चन है ये हमारा फर्स्ट प्रिंसिपल से प्रूव हो गया कि अगर k के लिए स्टेटमेंट ट्रू है तो हमने 2 केसेस बना के ये प्रूव कर दिया कि k+1 के लिए भी ये ट्रू हो सकती है। तो फर्स्ट प्रिंसिपल से ये हो गया। और इसका जो दूसरा पार्ट है, हमें यही चीज़ प्रूव करनी है यूजिंग स्ट्रॉन्ग प्रिंसिपल। अच्छा, हमें स्ट्रॉन्ग प्रिंसिपल यूज़ करके ये चीज़ प्रूव करनी है। तो ये कैसे करेंगे। तो अच्छा, मतलब हमारे पास जो स्टेटमेंट है वो ये है कि n ग्रेटर देन और इक्वल टू 30 के लिए
स्टेटमेंट ट्रू है यूजिंग 4 और 11 सेंट्स। 4 सेंट्स और 11 सेंट्स के जो स्टैम्प्स हैं वो यूज़ करके 30 से ग्रेटर के जो स्टैम्प्स हैं वो मैं बना सकता हूँ। तो इसके जो बेस केस हैं, मैं इसके 3 बेस केस बनाता हूँ। कि वो 3 क्यों बना रहा हूँ, वो कैसे बनाते हैं, कैसे आइडेंटिफाई करते हैं कि 3 हमें बनाने हैं 2 बनाने हैं, तो वो भी मैं बता दूंगा। तो पहले ये इसके जो 3 बेस केस हैं वो ये हैं कि मैं इसके लिए प्रूव करना चाह रहा हूँ कि P ऑफ 30 के लिए ये ट्रू हो, जो कि ऑलरेडी हमने पार्ट 1 में इसका वो किया हुआ था। और इसके बाद P ऑफ 31 के लिए भी ट्रू है, ये भी हमने प्रूव कर ली थी। P ऑफ 32 के लिए भी हमने प्रूव कर ली थी और P ऑफ 33 के लिए भी हमने प्रूव की थी। तो ये चारों बेस केसेस मैंने बना लिए और इन चारों के लिए स्टेटमेंट ट्रू है। तो ये पार्ट 1 में हमने वो वेरीफाई भी कर लेते कि इन चारों के लिए तो ट्रू है। तो इसका मतलब मुझे अभी प्रूव किसके लिए करनी है, मुझे इसके लिए करनी है। तो ये बेस केस हो गए। तो इंडक्टिव स्टेप मेरी कौन सी होगी, तो मेरी जो इंडक्टिव स्टेप है वो ये है कि मैं लेट करूँगा कर लूँगा कि P ऑफ J जो है वो ट्रू है और J किस रेंज में लाई कर रहा है, के। तो ये मेरे पास इंडक्टिव स्टेप हो गई। अच्छा, इंडक्टिव स्टेप के बाद अगर मैं कंडीशन ये बना लूँ कि मेरे पास P ऑफ K - 3 ये स्टेटमेंट ट्रू है और K किस रेंज में लाई कर रहा है, ग्रेटर देन इक्वल टू 33। अच्छा, ये कहाँ से आया ये भी मैं अभी बताऊंगा। तो ये स्टेटमेंट ट्रू है इस रेंज में, वो हमें पता है। अगर K की वैल्यू ग्रेटर देन 30 और 30 एटलीस्ट पुट कर दें, सॉरी यहाँ पे 30 नहीं है 33 है, तो ये चीज़ 33 है 30 नहीं है। तो अगर K में से 3 माइनस कर दें 30 हो जाएगी। 30 हमने ऑलरेडी वो वेरीफाई कर लेते कि 30 के लिए ट्रू है। तो ये स्टेटमेंट क्या है इस रेंज के लिए, ये स्टेटमेंट ट्रू है। अगर इसके लिए ये स्टेटमेंट ट्रू है तो अगर इस जो मतलब K - 3 स्टेम्स बन सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे मैंने 33 क्यों लिया, क्योंकि 30, 31, 32 और 33 के लिए तो मैंने वेरीफाई कर लिया था ट्रू है। तो इससे आगे के लिए भी ट्रू है, ये मैं प्रूव करना चाह रहा हूँ। तो K - 3 के लिए तो स्टेटमेंट ट्रू है। अच्छा, अगर K - 3 में मैं एक और 4 का स्टैम्प ऐड कर दूं तो ये क्या बन जाती है, K + 1। तो इसका मतलब K + 1 स्टैम्प्स के लिए भी ये स्टेटमेंट क्या होगा, K + 1 पोस्टेज के लिए, सॉरी K + 1 पोस्टेज के लिए ये वाली स्टेटमेंट भी ट्रू होगी। अच्छा, तो ये बात यहाँ पे वेरीफाई होगी कि K + 1 पोस्टेज भी बन सकते हैं 4 और 11 स्टैम्प्स यूज़ करने से। अच्छा, तो मैंने ये कैसे आइडेंटिफाई कर दिया, मैंने बेस केस ये 3 क्यों लिया है और यहाँ पे K - 3 मैंने क्यों लिखा, मतलब ये तो इसलिए लिख देगा K ग्रेटर देन 33 है, तो इसमें 3 माइनस कर दो 30 तक आ जाती है, तो वो तो ऑब्वियस है। लेकिन ये 4 मैंने बेस केस क्यों बनाए, वो इस तरह मैंने बनाए थे। अगर मैं यहाँ पे कर लूँ तो हमें यह तो पता है कि n ग्रेटर देन इक्वल टू 30 के लिए ये स्टेटमेंट ट्रू है, क्या कर लो, इसके लिए तो ट्रू है। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे मुझे प्रूव करने K + 1 के लिए भी ट्रू है, तो K + 1 31। अगर यहाँ पे मैं माइनस कर दूँ एक 4 का स्टेम, तो ये बन जाती है -3 ग्रेटर देन इक्वल टू यहाँ पे 27 बन जाती है। अगर मैं ये कहूँ कि ये वाली जो चीज़ है ये भी ट्रू होनी चाहिए,
तो इसके लिए मुझे ये ग्रेटर देन इक्वल टू 30 करनी पड़ेगी, क्योंकि ग्रेटर देन और इक्वल टू 30 के लिए तो स्टेटमेंट हमें पता है कि ट्रू है। अच्छा, तो यहाँ से ये वाली चीज़ आ गई कि ग्रेटर देन इक्वल टू 30 प्लस 3 33 आ गई। तो चूँकि के मैंने ग्रेटर देन इक्वल टू 33 लिए, तो उससे जो नीचे वाले जो केसेस बनेंगे वो के इक्वल टू 30, 31, 32 और 33। तो इसके लिए हमें वेरीफाई करनी है, तो ये हमारे पास बेस केसेस होंगे और वो हमारे पास वो उसको इंडक्शन के थ्रू फिर सॉल्व कर लेंगे। तो इस तरह से मैंने ये बेस केस बना लिया और यहाँ पे मैंने इंडक्टिव स्टेप बना के बाकी चीज़ें प्रूव कर दी। तो यहाँ तक ये पहला क्वेश्चन हो गया, जिससे हमें मतलब स्ट्रॉन्ग इंडक्शन और फर्स्ट प्रिंसिपल दोनों से हमें सॉल्व करनी थी। तो ये पहला क्वेश्चन हो गया। अच्छा, जो दूसरा क्वेश्चन है, दूसरे क्वेश्चन में हमें करना क्या है? दूसरे क्वेश्चन ये प्रोग्राम करेक्टनेस का एक क्वेश्चन है और इसमें बेसिकली 2 क्वेश्चन है। तो मैंने 2 क्वेश्चन यहाँ पे लिखे हुए थे, तो इसके ज़्यादा तो मुझे नहीं मिल रहे थे और एक मैंने असाइनमेंट में आप लोगों को दे दिया था। तो यहाँ पे इसमें 2 क्वेश्चन है, इनमें से मैं एक कर लेता हूँ और बाकी दूसरा आप लोग ट्राई कर लें। और किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा हो तो फिर वो पूछ सकता है ग्रुप पे या फिर मुझे टेक्स्ट करके पूछ सकता है। तो इसका जो पहला क्वेश्चन है, हमें वेरीफाई करनी है कि ये वाला जो प्रोग्राम है ये करेक्ट है और इसकी इनिशियल असर्शन टी जो कि एक्स और वाई की वैल्यूज़ होंगे, और फाइनल असर्शन जो ये गिवन है एक्स लेस देन इक्वल टू वाई और एंड मिनिमम इक्वल टू एक्स आर एक्स ग्रेटर देन वाई एंड मिनिमम इक्वल टू वाई। तो चलो चलते हैं वाइट बोर्ड की तरफ। तो पहले मैं ये पहले ये क्वेश्चन कौन सा है? क्वेश्चन है अच्छा प्रॉब्लम नंबर 2 का पार्ट 1 है क्या? अच्छा, जो प्रोग्राम है हमारे पास, प्रोग्राम अगर मैं यहाँ पे लिख लूँ, इफ x लेस देन y देन हमारे पास जो मिनिमम थी वो क्या थी? x थी। अच्छा, और जो एल्स में था, एल्स में ये था कि मिनिमम इक्वल टू y। चेक कर लें एक दफ़ा, यही था पक्का, यही है सही है। तो ये हमारे पास प्रोग्राम है और हमें चेक करनी है फाइनल इनिशियल असर्शन एक्स और वाई की वैल्यूज़ हो गई, और जो फाइनल असर्शन था वो एक्स लेस देन और इक्वल टू वाई एंड मिनिमम इक्वल टू एक्स आर। तो ये मैं फाइनल असर्शन भी यहाँ पे लिख लेता हूँ। फाइनल असर्शन अगर मैं यहाँ पे लिख लूँ, एक्स लेस देन और इक्वल टू वाई एंड मिनिमम क्या है? एक्स है। आर ये प्रोग्राम का पार्ट नहीं है, यह फाइनल असर्शन है। और एक्स अगर ग्रेटर देन वाई और मिनिमम की वैल्यू वाई, तो ये हमारे पास फाइनल असर्शन है। तो हमें ये वेरीफाई करनी है कि जो ऊपर वाला प्रोग्राम है और विद रिस्पेक्ट टू इनिशियल और ये वाली जो फाइनल असर्शन है ये प्रोग्राम करेक्ट है। अच्छा, तो इसको वेरीफाई किस तरह करते हैं? तो यहाँ पे बेसिकली केसेस बन जाएंगे, तो हम केसेस बना के इसको वेरीफाई कर लेते हैं। अच्छा, तो केसेस कौन कौन से बनेंगे? जो पहला केस है कि अगर x इनिशियल असर्शन में x लेस देन y है तो फिर क्या होगा? अच्छा, जब x लेस देन y है, अगर हम प्रोग्राम को देखें, अगर x लेस देन y है तो मिनिमम की जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी? x हो जाएगी। तो
मिनिमम की वैल्यू हो गई इक्वल टू एक्स। अच्छा, तो ये बेसिकली केस 1 है, तो यहाँ पे मैं केस 1 भी लिख लूँ। तो ये केस 1 है। केस 1 में अगर x लेस देन वाई है तो फिर मिनिमम की वैल्यू x हो जाएगी। अच्छा, तो जब ये स्टेटमेंट है तो वाली फाइनल असर्शन हम, अच्छा जो इनिशियल असर्शन ये वाली है तो फाइनल असर्शन हम देखते हैं करेक्ट है या नहीं। तो अगर हम फाइनल असर्शन में देखें यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं। तो x लेस देन और इक्वल टू वाई एंड मिनिमम इक्वल टू एक्स आर, और ऊपर ये वाली चीज़ है। तो यहाँ पे x लेस देन वाई, तो ये वाली कंडीशन तो हमारी सेटिस्फाई हो गई। यहाँ पे लेस देन आर इक्वल टू वाई, तो हमारे लेस देन वाली कंडीशन से ये वाली स्टेटमेंट ट्रू हो रही है। एंड मिनिमम इक्वल टू एक्स, तो ये वाली स्टेटमेंट भी ट्रू है। तो ये वाला ओवरऑल स्टेटमेंट ट्रू होगा, और ये आर के बाद यहाँ पे कोई भी हो जो ये वाली स्टेटमेंट है, तो ये वाली जो पूरी चीज़ है वो ट्रू हो जाती है। तो इसका मतलब क्या हो गया, केस 1 के लिए वेरीफाई हो गई कि फाइनल असर्शन तो ट्रू है। अभी केस 2 के लिए चेक कर लेंगे। तो केस 2 क्या हो सकता है, केस 2 ये हो सकती है कि x क्या हो, y के इक्वल हो जाए। अच्छा, तो प्रोग्राम की तरह चलते हैं। अगर x y के इक्वल हो गया तो फिर क्या होगा, तो प्रोग्राम में x लेस देन y है। अगर x लेस देन y है तो फिर मिनिमम की वैल्यू x हो जाएगी, एल्स मिनिमम की वैल्यू y हो जाएगी। चूँकि x इक्वल टू y इस कंडीशन को तो सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब ये एल्स में जाएगा, और एल्स में मिनिमम की वैल्यू y है। तो इसका मतलब क्या हो गया, दूसरे केस में जो मिनिमम की वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, y हो जाएगी। अच्छा, और x और y क्या है, इक्वल हैं, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ x, और जैसे मैं ये भी अप्लाई कर सकता हूँ कि मिनिमम इक्वल टू x, ये भी स्टेटमेंट ट्रू है। तो ये मैंने किया क्यों, मैंने ये कंडीशन को चेक करने के लिए ये स्टेटमेंट यहाँ पे जो कंडीशन है, जो फाइनल असर्शन हमारी, हम चेक कर लेंगे कि ये वाली स्टेटमेंट पे ट्रू होगी नहीं होगी। तो यहाँ पे x लेस देन y है, तो x लेस देन y के लिए ये वाली स्टेटमेंट ट्रू है, क्योंकि सॉरी हमारे लेस देन नहीं है, x इक्वल टू y है। तो x इक्वल टू y के लिए तो ये वाली स्टेटमेंट ट्रू है। और एंड यहाँ पे एंड कंडीशन है, तो मिनिमम इक्वल टू x, ये वाली कंडीशन भी ट्रू है। तो ये वाली जो पूरा पार्ट हो गया, तो ये हमारे पास ट्रू होगा। आर के पास यहाँ पे जो भी हो, तो ये पूरी स्टेटमेंट ट्रू हो जाती है। तो इसका मतलब क्या हो गया, केस 2 के लिए भी फाइनल असर्शन वेरीफाइड हो गई। तो केस 2 के लिए भी फाइनल असर्शन ट्रू है। अच्छा, इसके बाद केस 3, तो केस 3 क्या है, केस 3 क्या हो सकती है, ये ऑटोमेटिकली वो कर लेता है। तो ये केस 3 हो गई। तो केस 3 में x जो है वो ग्रेटर देन y होगा, ग्रेटर देन y। अच्छा, अगर हम प्रोग्राम देख लें, अगर x ग्रेटर देन y है तो फिर मिनिमम की वैल्यू क्या हो जाती है, अनडू कर लेते हैं। अगर x लेस देन y है तो सॉरी x ग्रेटर देन y है, तो ये वाली स्टेटमेंट तो फॉल्स हो गई, मतलब एल्स में जाएगा, और एल्स में मिनिमम की वैल्यू y बन जाएगी। तो केस 3 में मिनिमम की वैल्यू हो गई, जब x ग्रेटर देन y है तो मिनिमम की वैल्यू हो गई y। तो चेक कर लेते हैं कि ये वाली स्टेटमेंट ट्रू है या नहीं विद रिस्पेक्ट टू द फाइनल असर्शन। तो फाइनल असर्शन में यह था कि अगर x लेस देन और इक्वल टू y एंड मिनिमम इक्वल टू x, और इसका जो दूसरा पार्ट था r के साथ, वो यह था कि x इज ग्रेटर देन y एंड मिनिमम इक्वल टू x। तो यहाँ पे जो दूसरा पार्ट है, ये दूसरा पार्ट ट्रू है, x ग्रेटर देन y ये स्टेटमेंट ट्रू है, एंड मिनिमम इक्वल टू, अच्छा सॉरी यहाँ पे मिनिमम इक्वल टू x नहीं है, मिनिमम इक्वल टू y है।
तो ये वाली स्टेटमेंट भी ट्रू है। तो ओवरऑल ये वाला पार्ट ट्रू हो गया, तो आर के बाद ये पार्ट ट्रू है, तो ऊपर पार्ट देखने की ज़रूरत ही नहीं है, पूरे स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगी। तो यहाँ पे केस 3 के लिए भी फाइनल असर्शन ट्रू हो गई। तो हमने इस क्वेश्चन को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। जो इनिशियल असर्शन थी इसकी 3 पॉसिबिलिटीज़ थी कि x इक्वल टू वाई हो जाए, x लेस देन वाई हो जाए और x ग्रेटर देन वाई हो जाए। तो तीनों के लिए हमने ये प्रूव कर दिया कि जो फाइनल असर्शन है वो भी ट्रू है। तो इसका मतलब जो हमारा प्रोग्राम है विद रिस्पेक्ट टू इनिशियल असर्शन और फाइनल असर्शन करेक्ट है हमारा प्रोग्राम। तो ये वाला हो गया क्वेश्चन नंबर प्रॉब्लम नंबर 2 का पार्ट 1। और बाकी आप लोग इसका पार्ट 2 है वो भी सिमिलर है, तो आप पार्ट 2 भी देख लें। तो मैं आता हूँ तीसरे पार्ट की तरफ। अच्छा, इसका जो तीसरे प्रॉब्लम की तरफ, तीसरा जो प्रॉब्लम है वो लूप इनवेरिएंट से रिलेटेड है कि यहाँ पे एक प्रोग्राम गिवन है और हमें एक लूप इनवेरिएंट पहले फाइंड करनी है और इसके बाद उसी लूप इनवेरिएंट को प्रूव करनी है कि वो लूप इनवेरिएंट करेक्ट है। तो जो प्रॉब्लम है वो 2 टाइप के आ सकते हैं। एक तो ये हो सकता है कि आपको लूप इनवेरिएंट गिवन हो और आपसे ये पूछा गया हो कि इसको प्रूव कर लें कि इस प्रोग्राम के लिए ट्रू है। और दूसरा क्वेश्चन ये हो सकता है कि आपको खुद क्वेश्चन पूछा कि लूप इनवेरिएंट पहले फाइंड कर लें और उसके बाद फिर उसको प्रूव कर लें। तो यहाँ पे जो मैंने 3 पार्ट्स लिखे हैं इस प्रॉब्लम के, तीनों में लूप इनवेरिएंट पहले फाइंड करनी है और उसके बाद उसको प्रूव करनी है कि वो सही है। अच्छा, जो मैं इस तीनों में से एक कर लेता हूँ और बाकी 2 आप कर लें। अगर किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा तो फिर वो पूछ सकता है। तो मैं पहला पार्ट या दूसरा पार्ट दोनों सिमिलर हैं, तो मैं पहला पार्ट कर लेता हूँ। तो पहला पार्ट में ये पूछ रहा है यूज़ अ लूप इनवेरिएंट टू प्रूव दैट द फॉलोइंग प्रोग्राम सेगमेंट फॉर कंप्यूटिंग द स्क्वायर ऑफ अ नेचुरल नंबर n। तो यह जो फंक्शन है इसमें हमें प्रूव करनी है कि एक लूप इनवेरिएंट पहले फाइंड करनी है और उसी लूप इनवेरिएंट को यूज़ करके हमें प्रूव करनी है कि ये वाली स्टेटमेंट वाकई ट्रू है, स्क्वायर फंक्शन है। तो पहले मैं यहाँ पे प्रोग्राम लिख लेता हूँ। तो प्रोग्राम में s इक्वल टू 0 और जो i इक्वल टू 0 था मेरे ख्याल में। अच्छा, i इक्वल टू 0 वाइल i इज़ लेस देन n, s इक्वल टू s प्लस n। वाइल i इज़ लेस देन n, अगर ये कंडीशन है तो फिर h की जो वैल्यू है s प्लस n होगी और i की जो वैल्यू है उसमें एक ऐड हो जाएगी और इसके बाद रिटर्न s। तो मतलब जो स्क्वायर होगा वो s है, तो s रिटर्न में। तो ये वाला हमारा प्रोग्राम है, तो हमें प्रूव करनी है। अच्छा, वैसे प्रॉब्लम नंबर 3 का पार्ट 1 है। पार्ट 1 है तो पहले हमें लूप इनवेरिएंट फाइंड करनी है। तो अगर हम इस प्रोग्राम को देखें, पहले अगर हम n की एक वैल्यू सपोज कर लें, पहले हमें लूप इनवेरिएंट फाइंड करनी है। तो इसके लिए मैं n की एक वैल्यू सपोज कर लेता हूँ कि n की वैल्यू क्या है, 3 है। अच्छा, अगर जब n की वैल्यू 3 है तो मैं इस प्रोग्राम को स्टेप बाय स्टेप कंप्यूट करता हूँ। तो n की वैल्यू तो 3 है, तो इनिशियली s की वैल्यू, क्या हो गया,
अच्छा, जब n की वैल्यू 3 हो तो जो s की वैल्यू है इनिशियली 0 है जब i की वैल्यू 0 थी, और s की वैल्यू पहला लूप चलने मतलब जो पहले i इनिशियली क्या होगी, i की वैल्यू जो हमने ली थी जो a इनिशियली 0 लेस देन 3, तो ये वाली स्टेटमेंट ट्रू है। तो इससे ये इम्प्लाई होगा कि अगर मैं इस लाइन को भी रिमूव कर दूँ बेहतर होगा मेरे ख्याल में, ये इम्प्लाई करेगा s इक्वल टू, तो पहले लूप के एंड में s की जो वैल्यू है, s की वैल्यू हो जाएगी s प्लस n, तो 3 हो जाएगी, और जब s की वैल्यू 3 है तो उस टाइम पे i की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी, i प्लस 1 जो कि है 1। अच्छा, और दूसरा इटरेशन होगा उसमें 1 लेस देन 3, तो यहाँ पे s की वैल्यू हो जाएगी, तो पहले s की वैल्यू 3 थी, 3 में 3 और ऐड हो जाएगी जो कि 6, और यहाँ पे i की वैल्यू 2 हो जाएगी, और तीसरे जो इटरेशन है 2 लेस देन 3, तो फिर से लूप रन हो जाएगा इस दफ़ा, s की वैल्यू हो जाएगी 9 और i की वैल्यू हो जाएगी 3। अच्छा, जब 3 लेस देन थी तो ये वाली स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगी, तो वहाँ पे लूप से एग्जिट हो जाएगी। अच्छा, तो इसको हमें थोड़ा यहाँ पे अगर कोई पैटर्न नज़र आ, तो यहाँ पे मोस्टली एक पैटर्न नज़र आता है, तो वो पैटर्न जब हम फाइंड कर लें तो उससे लूप इनवेरिएंट निकल जाता है, फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमें एक पैटर्न पहले फाइंड करनी है कि यहाँ पे वो क्या रहा है, तो s और i में क्या रिलेशन है, तो वो रिलेशन बेसिकली हमें फाइंड करना है, तो वही रिलेशन हमारा लूप इनवेरिएंट होगा जो हर स्टेप में ट्रू है। तो जो पहला स्टेप है, जो पहला इटरेशन से जो मतलब लूप रन होने से पहले थी, s और i की दोनों की वैल्यू 0 है, ये कहाँ पे आ गया, यहाँ पे। अच्छा, तो इसकी जो वैल्यू है वही 0 और i की वैल्यू भी 0 है, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ s इक्वल टू 0 टाइम्स 3। जो दूसरा इटरेशन है, मतलब जो पहला इटरेशन जो लूप के अंदर रन होगा, तो वहाँ पे s और i के अंदर क्या रिलेशन होगी, वहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 1 इंटू 3, इसकी वैल्यू 3 है तो 3 को 1 इंटू 2 लिख सकता हूँ। और उसके बाद जो तीसरा है, तीसरी लाइन जो है, मतलब जब लूप दो दफ़ा रन होगी तो h की वैल्यू 6 हो जाएगी, और 6 को लिख सकता हूँ 2 टाइम्स 3, और जो इसके बाद जो इसकी वैल्यू है 9 को मैं 3 टाइम्स 3 लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे एक पैटर्न क्या नज़र आ रहा है, जो ये वाली वैल्यूज़ हैं ये बेसिकली n की वैल्यूज़ हैं, और ये वाली जो हैं 1 2 0 1 2 3 ये बेसिकली i की वैल्यूज़ हैं। तो यहाँ पे मैं ये लिख सकता हूँ s इक्वल है किसके, i टाइम्स n। तो ये वाली जो मैंने लाइन लिखी है ये पूरे लूप में क्या है, ट्रू है, और इनिशियल बेस केस के लिए भी ट्रू, क्योंकि i की वैल्यू जब 0 होगी तो इसकी वैल्यू 0 होगी, तो ये हमारा लूप इनवेरिएंट हो गया। तो ये हमारे पास लूप इनवेरिएंट है, तो हमें इस लूप इनवेरिएंट को प्रूव करना है कि यह लूप इनवेरिएंट, इस लूप इनवेरिएंट को यूज़ करके प्रूव करने के प्रोग्राम करेक्ट है। क्या हो रहा है, तो ये हमारे पास लूप इनवेरिएंट आ गया। अच्छा, तो अब हमें करना क्या है, इस लूप इनवेरिएंट को प्रूव करने, तो इससे पहले हम मैथमेटिकल इंडक्शन यूज़ कर लेंगे। तो सबसे पहले तो बेस केस है कि s इक्वल टू, जब i की वैल्यू 0 होगी तो इसकी वैल्यू क्या होगी, 0 इंटू n, जो कि क्या है 0, तो इसकी वैल्यू भी 0 हो गई, इसकी वैल्यू 0 है जब i की वैल्यू 0 हो गई। तो ये हमारे पास क्या था, इनिशियल कंडीशन थी। अगर आप प्रोग्राम को चेक कर लें, जो प्रोग्राम हमने लिखी थी, तो यहाँ पे इनिशियल जो वैल्यूज़ थी लूप चलने से पहले, तो ये दोनों सेटिस्फाई हो गए।
तब एन के लिए ट्रू है। तो बेस स्टेप ट्रू हो गई। तो बेस स्टेप के बाद हमारा इंडक्टिव स्टेप होगा। इंडक्टिव स्टेप में मैं ये कहूँगा कि ये जो लूप इन्वेरिएंट है ये ट्रू है। अच्छा, तो लूप इन्वेरिएंट मेरे ऊपर चला गया। अच्छा, जो हमारा लूप इन्वेरिएंट है वो आई, तो सॉरी रेड लिखता हूँ, आई इक्वल टू के के लिए लूप इन्वेरिएंट हमारा ट्रू है। तो आई इक्वल टू के लिए ट्रू है, तो हमें यह प्रूव करनी है कि आई इक्वल के प्लस 1 के लिए भी स्टेटमेंट क्या होगा, ट्रू होगा। अच्छा, जब आई की वैल्यू के है तो इसकी वैल्यू क्या है, के एन। अच्छा, तो जो हमारा प्रोग्राम था, अगर यहाँ पे मैं प्रोग्राम भी लिख लूँ साथ साथ, तो प्रोग्राम था कि एस इक्वल टू 0 आई इक्वल टू 0 वाइल कंडीशन थी जब आई लेस देन एन है, तो फिर एस इक्वल टू एस प्लस एन और आई इक्वल टू आई प्लस 1 और रिटर्न्स एस। तो हम अज्यूम कर रहे हैं कि जो के है वो इस लूप की कंडीशन को सेटिस्फाई करे और लूप रन हो रही है। अच्छा, जब लूप रन होगी तो एस की वैल्यू है, इसकी वैल्यू एस प्लस 1 है, तो एस की वैल्यू ओल्ड वैल्यू तो के एन है, तो यहाँ पे मैं के एन लिख सकता हूँ प्लस, और इसके बाद एन लिख ली मैंने। अच्छा, इससे बाद वाली जो स्टेप है आई की जो वैल्यू है वो क्या होगी, आई प्लस 1, और आई की वैल्यू मेरे पास है के, तो के प्लस 1। अच्छा, तो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, तो ये जब आई की वैल्यू के प्लस 1 हो गई तो इससे जो एस की वैल्यू है वो क्या हो गई, इन दोनों में से एन अगर मैं कॉमन ले लूँ, एन टू के प्लस 1। तो हमारी इंडक्टिव जो स्टेप है वो भी ट्रू हो गई कि अगर एस इक्वल टू कैन के लिए स्टेटमेंट ट्रू था, तो जब आई की वैल्यू क्या थी, तो आई की वैल्यू जब के प्लस 1 हो गई तो एस की वैल्यू एन इंटू के प्लस 1 हो गई। तो ये हमारा इंडक्टिव हाइपोथेसिस भी इंडक्टिव स्टेप भी प्रूव हो गई। अच्छा, जो फाइनल लाइन है, जब आई की वैल्यू एग्जैक्टली एन हो जाती है, आई की वैल्यू जब एन होती है तो ये जो लूप की जो कंडीशन है, अच्छा आई की वैल्यू यहाँ पे एन हो जाती है, आई की वैल्यू एन हो जाती है, उसके बाद पे लूप नहीं चलता। जब आई की वैल्यू एन आ जाती है तो जो एस की वैल्यू है, एस की वैल्यू हो जाती है जो कि लूप इनवेरिएंट है आई टाइम्स एन, तो एन टाइम्स एन जो कि होगी एन स्क्वायर, तो एस इक्वल टू एन स्क्वायर। तो यहाँ से ये वाली चीज़ भी प्रूव हो गई कि जो एस है वो बेसिकली किसी नंबर के स्क्वायर को ही रिप्रेजेंट कर रहा होता है। तो ये प्रॉब्लम हो गया। और इसके बाद वाला जो प्रॉब्लम है, अच्छा इसके बाद जो दूसरे दो पार्ट्स हैं उसमें बेसिकली लूप इनवेरिएंट पहले फाइंड करनी है और फाइंड करने के बाद उसको प्रूव करना है कि वो थ्रू आउट द प्रोग्राम ट्रू है। तो आज के ट्यूटोरियल के लिए इतना काफ़ी है। और इसमें जो मैंने प्रॉब्लम्स जो छोड़ दिए आप लोगों के होमवर्क है, आप खुद कर लें। अगर किसी को समझ नहीं आ रहा तो फिर वो पूछ सकता है ग्रुप पे या फिर मुझे टेक्स्ट करके पूछ सकता है, तो मैंने बता दूंगा। और आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।